गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त मैं आज पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स। ठीक है, रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि उस बीच आपका कुछ त्यौहार आ गया था, लेकिन आज से मतलब डेली वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, शाम 7 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स में कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके थे वो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, घन कोण यानी सॉलिड एंगल, ग्रास का प्रमेय यानी ग्रॉस प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इतना इम्पोर्टेंट होती है कि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले हमको कुछ ऐसी बेसिक पॉइंट होती है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। पहले उस चीज को अगर हम समझ गए इस चीज को दोनों, तो हम गॉस प्रमेय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही होता है, क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले फिगर बनवाती हूँ, फिगर बनवाने के बाद उसको समझा कर उसी के माध्यम से ही डेरिवेशन या कथन हो या डेरिवेशन हो तभी मैं करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिगर क्या। तो विद्युत फ्लक्स क्या होती है उसको सबसे पहले जानेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होती है सबसे पहले, तो ये क्या बनाएंगे फिगर। ये होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, और उसके मध्य में कुछ धनावेशित भाग उपस्थित होते हैं। ठीक, ये आपका क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र हुआ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से क्या होती है? कुछ बल रेखाएं होती हैं। अब ये बल रेखाएं क्या होंगी वो आप जाकर प्लेलिस्ट में अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें हमने बताया कि बल रेखा क्या होती है, वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हम तीर के निशान बना रहे हैं ये सभी क्या है? क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दो फिगर बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएंगे कि क्यों मैंने दो ही फिगर बनाया। ठीक, तो एक बल रेखाएं जो होती हैं जो अपने घर से बाहर निकलती हैं, मतलब वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देंगी, और एक बल रेखाएं होती हैं जो अंदर आते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीजें बनाएंगे। ठीक, आप खाली इस पे देखते रहिए, उसके बाद में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक, ये जितने भी पॉइंट है एरो लगा दें कि किस तरह ये हो रही है। ठीक है, जैसे ये कहाँ निकल रही है? बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसकी हम डायरेक्शन किस तरह बनाएंगे? बाहर की ओर बनाएंगे। ठीक, और ये अंदर आ रही है तो इसका एरो किस तरह? अंदर की ओर बनाएंगे। ठीक, ये अंदर की तरह। ये दो फिगर हो गए। तीसरा फिगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये वाला। पहले फिगर बना के फिर इस समझाऊंगी। चलिए पहले यही देख लेते हैं। ये आपका था पूरा विद्युत क्षेत्र, जो मैंने गोला बनाया है यहाँ पर आप गौर करना, ये पूरा था विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र से ये तीरें जो निकल रही हैं उसे हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक, अब ये बाहर निकल रही हैं और एक अंदर आ रही हैं, तो हम इसके कथन में एक ही चीज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे वो? कि विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली लंबवत। लंबवत क्यों बोलेंगे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अंतिम पृष्ठ पर ये 90 का कोण बनाती हैं। जितनी भी बल रेखाएं निकाल रहे हैं उसके सरफेस से 90 का कोण ही बनाकर ही निकल रही हैं, इसलिए हम जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इसलिए उसे हम लंबवत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे कितने अंश का कोण बना रही है सभी बल रेखाएं? 90 अंश का बना रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे लंबवत बल रेखाएं बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? लंबवत बल रेखाएं। तो इसके कथन में हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र से, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली तथा प्रवेश करने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो समझ में आया विद्युत फ्लक्स क्या होती है? विद्युत फ्लक्स यही होती है, मैंने फिगर बनाया कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है और ये निकलने वाली बल रेखाएं हैं। तो जो बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं वो 90 अंश का कोण बनाते हुए निकल रही हैं। तो डिफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र से, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली
तथा प्रवेश करने वाली, क्योंकि दो इसमें घटना हो रही है, एक बाहर निकलेगी, कब निकलेगी, जब विद्युत बल रेखाएं प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगे, तो बाहर निकलेंगी। अब जैसे विद्युत बल रेखाएं माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या करेगी, अपने ओर आकर्षित करेगी, ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं। तो हम बोल ये भी सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है धनात्मक, जो धनात्मक होता है, जो बाहर निकलती है, और एक होता है ऋणात्मक। तो विद्युत फ्लक्स कितने होते हैं, दो। जब विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो वो ऋणात्मक फ्लक्स कहलाती है। जब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो क्या होती है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो सबसे पहले डिफिनेशन कैसे मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली तथा प्रवेश करने वाली समस्त विद्युत बल रेखाएं, समस्त लंबवत विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, एक बार और बता रही हूँ कि विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली तथा प्रवेश करने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, जब विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र से लंबवत बाहर निकलेंगी, और ऋणात्मक कब होगा, जब विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। ठीक है, इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो कथन समझ में आ गई। तो इसे किसे प्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होगा, फाई इक्वल्स होगा आपका ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। अब ये हमने क्यों बताया, वो गॉस प्रमेय में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया, और जो असली फिगर होता है ये आपका होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया, क्या लिया, छोटा एक सरफेस लिया। ठीक है, ये आपको व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये आपका बड़ा सरफेस है। बड़ा सरफेस का मतलब उसका जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हमने लिया, पूरे सरफेस को नहीं लिया। ठीक है, इससे जो बल रेखाएं निकल रही हैं ये लंबवत निकल रही हैं। ठीक है, ये तो इसके बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हमने ले लिया ई मान लिया। ठीक है, इसको पी मान लो या कुछ भी मान लो, इसको आर मान लीजिए। ठीक है, और इसको हम मान लिए साइन थीटा। क्या मानेंगे, साइन थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज है तो इसे क्या मानेंगे, साइन थीटा, और इसे क्या मानेंगे, कॉस थीटा। क्या मानेंगे, कॉस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र जो लंबवत होगा उसी के बीच के तो हम थीटा लेंगे, तो इसको किसके बीच के, यानी लंबवत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र के बीच की जो कोण है उसको हमने मान लिया थीटा। ठीक है, और इसको मान लिया हमने छोटा सरफेस, यानी छोटी सरफेस के लिए हमेशा आगे डी का प्रयोग करते हैं। यदि बड़ा सरफेस होता तो हम यस का प्रयोग करते, लेकिन छोटा सरफेस है तो इसलिए हमने डी एस प्रयोग किया। ठीक, इसका असली फिगर यही है कि मैंने छोटा सा सरफेस लिया, उससे निकल रही हैं लंबवत बल रेखाएं, लंबवत बल रेखाएं, और उसकी मध्य निकल हमने रेखा खींचा जो निकल रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल रेखाएं, लंबवत बल रेखाएं के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम ले सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ई इक्वल्स ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यही तो होगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि कॉस थीटा हमने क्यों लिया, साइन थीटा भी तो ले सकते थे, लेकिन कॉस हमने क्यों लिया। तो अब यहाँ गौर करना, थीटा जो होता है वो सबसे नजदीक किसके पास है, कॉस थीटा के पास। क्या साइन के पास है, नहीं है, इसलिए हमने कॉस थीटा लिया। और दूसरा कारण यह है कि साइन थीटा जो होता है क्या वह लंबवत है, नहीं है, लंबवत है नहीं है, तो जो चीज लंबवत रहेगा उसी को हम लेंगे। तो ये लंबवत यानी कॉस थीटा, ये लंब होता है तो उसी को हमने कॉस थीटा लिया है। ठीक, इसलिए हमने साइन को नहीं लिया, क्योंकि साइन क्षैतिज है तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। जो लंब, क्योंकि बल रेखाएं हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलती हैं, इसलिए हमने कॉस थीटा लिया। तो ये फार्मूला आपका था विद्युत फ्लक्स का। अब चलते देखते हैं घन कोण यानी सॉलिड एंगल क्या होते हैं। नोट्स की टेंशन ना लें, जितना भी यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ उसको डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ के नुमा में डाल दूंगी, वहां से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते देखते हैं कि घन कोण क्या होता है। तो इसको हम मिटा दें और इसका फार्मूला यहीं पर लिखा रहने दें, क्योंकि अभी काम आएगा जब इसका डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि घन कोण क्या होता है। ठीक, अब घन कोण को बताने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा
या खाया भी होगा, तरबूजा, ठीक है, तरबूजे को आपने देखा ही होगा, ठीक। ये आपका क्या है, तरबूजा है, ओके। अब तरबूजे बेचने वाले के पास जब आप जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मुझे छोटा सा पार्ट उसका देना, ताकि मुझे पता चले खट्टा है या कैसा भी है, स्वाद लेने के लिए, ठीक है। तो वो भाई साहब क्या करते हैं कि यहाँ से छोटे से पार्ट को आपको काट के देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो ये छोटे पार्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर कैसे आपको समझाऊं, ये मेरे पास ये 2 मार्कर हैं यहाँ पे और एक पेन लिया मैंने, ठीक। और उसके बाद इस तरह होता है, ऐसे काट के देंगे तो ये आपका ये छोटा सरफेस ये बना, और इसके बीच में जो कोड बनेगा बाबू वो क्या होगा, आपका घन कोड होगा। यही आपका क्या होगा, घन कोड होगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक वाटरमेलन यानी तरबूजा लिया और उसके छोटे पार्ट को हमने काटा, तो तरबूजा आपका क्या हो गया, बड़ा सरफेस हो गया। क्या हो गया, बड़ा सरफेस। और जो हमने पार्ट काटा, जैसे कि ऐसे हमने काटा, तो ये आपका हो गया छोटा सरफेस। क्या हो गया, छोटा सरफेस। अब इसके बीच में जो कोड बनेगा उसे हम प्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से, ठीक। किससे प्रेजेंट करेंगे, डी ओमेगा से, क्योंकि डी ओमेगा ही क्या होता है, घन कोण यानी सॉलिड एंगल यही होता है, सॉलिड एंगल यही होता है, ठीक है। इस मध्य को हमने मान लिया ओ, क्या मान लिया, ओ मान लिया। इसके बीच की जो दूरी है उसको हमने ले लिया आर, क्या ले लिया, आर। और इस बिंदु से जो निकल रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस बल रेखाएं और विद्युत बल्ब और ई के बीच की जो कोण है वो हमने ले लिया थीटा। क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक। अब इस फिगर आपको समझ में आया कि ये तरबूज आपका बड़ा सरफेस है और ये आपका छोटा सरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे सरफेस के लिए घन कोण निकालेंगे, फिर निकालेंगे बड़े सरफेस के लिए घन कोण, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर छोटे सरफेस के लिए घन कोण, छोटे पृष्ठ बोल दीजिए, छोटे पृष्ठ के लिए, छोटे पृष्ठ के लिए। तो छोटे पृष्ठ आपका क्या है, डी डब्ल्यू है ना, कि बड़ा डी ए डब्ल्यू है, तो क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू, क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू। अब यहां देखिए कि फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता ही होगा। क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, यही तो होती है कि नहीं होती है, होती है। तो यहाँ पर छोटे सरफेस के लिए इसका जो फार्मूला होगा वो होगा कॉस थीटा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घन कोण का यानी सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, ठीक। ये क्या होता है, सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है। अब फ्लक्स जब हम गॉस के प्रमेय में पढ़ेंगे तब वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये फिगर आपको समझ में आया कि मैंने एक क्या लिया, तरबूजा लिया, तरबूजा का छोटा हमने पार्ट लिया, या मान लीजिए कोई पृष्ठ है जो उसका पूरा सरफेस यस है और उसके छोटा सरफेस डी एस माना, बीच की त्रिज्या आर है, उसके बीच में जो कोण बनेगा वो डी ओमेगा बनेगा, जिसको हम बोलेंगे घन कोण, ठीक है। इसे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है और वहां से विद्युत फ्लक्स के बीच में जो कोण बनेगा उसे हमने थीटा लिया, मध्य बिंदु को हमने ओ माना। तो सबसे पहले निकालेंगे छोटे सरफेस के लिए। तो छोटे पृष्ठ के लिए घन कोण क्या होगा, तो हमने लिखा डी डब्ल्यू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना होगा। अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, यदि संपूर्ण, क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। मैंने छोटे पृष्ठ के लिए निकाले, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, और इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब होता है बाबू कि छोटे छोटे पार्ट को क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी जोड़ना, उसका मतलब होता है। तो आगे चलेंगे कि ओमेगा इक्वल्स डी ई डब्ल्यू, ओमेगा के जगह पर क्या लिखेंगे, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना गौर करना, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे या फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स के नुमा पढ़ाया गया था, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे कि इसका जो वैल्यू आता है वो होता है 4 पाई। क्या होता है,
4 पाई। ठीक है, क्या होता है? 4 पाई होता है। यही आपका था घन कोण। क्या था? घन कोण था। ठीक, अब ये हमें घन कोण पता चल गया तो कौन कौन सा फार्मूला आपको याद करना होगा गॉस प्रमेय करने के लिए? विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, छोटे पृष्ठ के लिए फार्मूला और संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला। यदि ये कहीं दिखाए तो उसका मान कितना होगा? 4 पाई। यदि ये कहीं दिखाई दे तो उसका मान होता है डी ओमेगा होता है। ठीक है, तो इतना ये समझ में आया। अब चलते हैं गॉस प्रमेय, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में डेरिवेशन इसका करेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद कल क्या होगा? इसका अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ये कहीं हम फार्मूला लिख लें, वरना भूल जाओगे आप भी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, r², ये फार्मूला हुआ। और दूसरा हुआ कि ओमेगा इक्वल 4 पाई हुआ। ठीक है, ये आपका हुआ। चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये ध्यान से पढ़ना। ठीक, अभी जो फिगर मैंने बनाया जस्ट वही फिगर यहाँ पर इमेजिन करना कि वही फिगर ही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा हमने सरफेस लिया, पृष्ठ लिया। ठीक है, बड़ा सा पृष्ठ लिया। अब गौर करना, गॉस का प्रमेय कहाँ लागू होगा? हमेशा बंद पृष्ठ में ही लागू होगा। थोड़ा सा भी ओपन नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ओपन हो गया थोड़ा सा, नहीं, एकदम पूरा क्लोज ही होना चाहिए, ओपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा सरफेस है, इसका मध्य बिंदु मैंने माना O, और यहाँ से निकल रही है विद्युत फ्लक्स। क्या निकल रही है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्सों के बीच में हमने जो कोण बना उसको माना डी ओमेगा, और इसके बीच की जो दूरी जो है वो r है। क्या है? r है। और इस बिंदु को मैंने माना P, और इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माना E, और इसके बीच का बना कोण हमने माना थीटा। इतना समझ में आया? बड़े हो गए हो, समझ तो आया ही हुआ। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी क्योंकि अभी मैंने यहाँ समझाया। ये है बड़ा सरफेस यस, और दो फ्लक्सों के बीच का बना कोण T डी ओमेगा यानी घन कोण, बीच की दूरी r, बिंदु को जहां पर काटा वहां माने P, वहां से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, दोनों के बीच में बना कोण Q, मध्य बिंदु को माना हमने O, और इस पे उपस्थित कुल चार्ज यानी आवेश धनात्मक, यानी हमने उसको माना Q माना। ठीक है, तो इसके कथन में क्या लगेंगे? गॉस ने क्या कहा था कथन में? यही कहा था कि बंद पृष्ठ से, मेरी बातों को गौर करना, ये कह रहे हैं कि बंद पृष्ठ से निकलने वाली समस्त फ्लक्सों की संख्या, बंद पृष्ठ से निकलने वाली समस्त फ्लक्सों की संख्या उस पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε के गुना होता है। जैसे कि इसका फार्मूला मैं बताऊं, इसे प्रेजेंट करते हैं किससे? फाई ए से। ठीक है, किसे प्रेजेंट करते हैं? फाई ए से। इसका मतलब होता है Q/ε0। इसका ये फार्मूला होता है गॉस प्रमेय का। ठीक, तो ये फार्मूला क्या कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निकलने वाली समस्त फ्लक्सों की संख्या उस पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो क्यों का गुणा ऊपर से होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। ठीक, यही इसका कथन था। क्या मैंने कथन को रट्टा मारा? नहीं, फिगर को समझा, फार्मूले को लिखा, इसी माध्यम से कथन को लिखी मैंने। अब इसको प्रूफ चलिए करते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, प्रूफ हम करते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं कि पहले तो सबसे पहले निकालेंगे बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिखेंगे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यह हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है बाबू? E = 1/4 पाई ε0 इंटू
क्यू अपान आर स्क्वायर। यही ना होता, यही होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे पता चल गई। अब छोटे सरफेस के लिए हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो निकालेंगे छोटे सरफेस के लिए, छोटे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्सों की संख्या। छोटे पृष्ठ, तो जहां पर छोटा आ जाए तो विद्युत फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता था, फाई ई इंटू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यही तो होता था। बट छोटे पृष्ठ के लिए बोला है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डी। क्या लगा देंगे, डी फाई ई लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटे सरफेस के लिए बोला है। ठीक, ये हो गया आपका। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्सों की संख्या। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, वही वाला रिपीटिंग कर देना। ठीक है, संपूर्ण के लिए निकालना है। तो संपूर्ण का मतलब होता है फाई ई। फाई ई, तो छोटे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो इसके जगह पर होगा डी फाई ई। तो डी फाई के जगह पर समाकलन करेंगे तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक, ये हुआ। अब क्या कर देना, ई का इस पे मान लिख देना। ई का मान कितना हमने आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। यही तो होगा। बट यहाँ पर इसका समाकलन तो होगा नहीं, तो ये चला आएगा कहाँ पर, बाहर चला आएगा। तो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स क्यू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चलाएगा क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता, तो ये चलाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ गौर करना, एक चीज गौर करना कि ये डी एस और आर स्क्वायर कहीं आपने देखा है, हाँ देखा है मैंने, डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, हमने ये चीज देखा है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए इसके जगह पर क्या करेंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। ठीक, मैंने डी ओमेगा कहाँ से लिखा, क्योंकि अब समझ में आ रही है कि मैंने वो घन कोण और विद्युत फ्लक्स क्यों पढ़ाया था। ठीक, तो यहाँ पर डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख दिए यहाँ पर। अब डी ओमेगा का जो समाकलन होगा, अब उसी फार्मूले को आप देखिए, डी ओमेगा का समाकलन का मान कितना होता है, गौर करके बताइए क्या होता है। डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, 4 पाई। क्या होता है, 4 पाई। यहाँ छोटा सा फेस था ना, तो यहाँ पर ओमेगा का मान, डी ओमेगा का मान कितना आता है, 4 पाई। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पाई। क्या लिखेंगे, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आएगा फाई ई इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या प्रूफ करके वही फार्मूला नहीं आया, आया। यही आपका फार्मूला होगा। इसी तरह आप डेरिवेशन यानी प्रूफ कर सकते हैं। कथन में बोल ही सकते हैं कि बंद पृष्ठ से निकलने वाली समस्त फ्लक्सों की संख्या उस पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, आज जितना भी पढ़ाया गया आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।